नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा के चुनाव में 500 दिन से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां जोरों पर ले जा चुकी हैं। लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन और वोट प्रतिशत में भारी गिरावट के बाद बीजेपी के लिए 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और एक चुनौती की शक्ल में खड़ा हो जाता है। ऐसे में बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव बेहद अहम है, प्रदेश अध्यक्ष का भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कयासबाजियों का दौर पिछले कुछ दिनों में तेज हुआ है। जो भी राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, जिनकी बात हम लगातार आपके साथ करते रहे हैं, अब भी करेंगे, तो उनको लेकर, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कयासबाजियों का दौर जारी है। उसकी वजह भी है। 2017 में जब बीजेपी की विधानसभा चुनाव में एक बम्पर जीत हुई थी, उसके वो हीरो रहे हैं। सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का। ऐसे में अखिलेश यादव, जो अपनी पीडीए की मुहिम को लगातार धार दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगातार ठाकुरवाद के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा पद देकर क्या बीजेपी उनके सामने, अखिलेश यादव के सामने, कोई दीवार खड़ी कर पाएगी? अगर खड़ी भी करती है तो वो कितनी मजबूत होगी? ऐसे तमाम मुद्दों पर कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ओबीसी या कहें कि गैर यादव ओबीसी वोट आज की तारीख में कहाँ खड़ा हुआ नजर आता है। ये तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शीतल पी सिंह। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल तो यही है कि केशव मौर्य को दिल्ली या लखनऊ में बड़ा पद देने की चर्चा जोरों पर है। पिछले दिनों की राजनीतिक घटनाएं, उनकी मुलाकातें, अमित शाह का लखनऊ में दिया गया एक बयान, ये तमाम उसकी बैकग्राउंड में है। आपके हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य को क्या बनाया जा रहा है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को निश्चित तौर पर एक बड़ी भूमिका में बीजेपी स्थापित करेगी 27 के चुनाव से पहले। अब ये क्या होगा, चूंकि इस समय जिस तरह से बीजेपी का संचालन है उसमें स्पेकुलेटिव बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन बहुत ठोस ढंग से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये लोग पिछले काफी समय में इन्होंने साबित किया है कि मीडिया जो भी स्पेकुलेट करता है ज्यादातर बार वो सही नहीं होता। तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा, बल्कि इस पर रहूंगा कि ये स्वीकार करने के लिए सारे तर्क हैं कि उनको किसी न किसी बड़ी भूमिका में हम जरूर देखेंगे आने वाले दिनों। आपके हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य एज अ बीजेपी लीडर क्या प्लस हैं, क्या माइनस हैं? मतलब अगर मैं एक लाइन में कहूं तो केशव प्रसाद मौर्य क्यों? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य में जो कुछ था वो बीजेपी को मिल चुका है उनके पुराने कार्यकाल से। अब स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। राजनीतिक और सामाजिक तौर पर दो धाराएं सामने आमने हैं। एक सामाजिक न्याय की धारा है, जिसको एक विचारधारात्मक आधार मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी ने भी उसको पूरी तरह से अंगीकार कर लिया है, जो इसके पहले इसके विरोध में बल्कि हमें मिली थी। दूसरी ओर सामाजिक न्याय की पार्टियां बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों में पहले से हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। और पिछले लोकसभा चुनाव में इसी आधार पर अखिलेश यादव को तुलनात्मक रूप में कांग्रेस और उनके गठबंधन को बीजेपी से ज्यादा बेहतर समर्थन मिला था। जिन कारणों से वो सब मिला था, वो सारे कारण और मजबूत हो रहे हैं और मजबूत हुए हैं। जो बीजेपी की योगी जी की सरकार है, धीरे धीरे इसको और पूरे वातावरण को आप कह सकते हैं, अब ये सवर्ण बनाम पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक ये हो रहा है। इसको रोकने के लिए जो कुछ चीजें होती हैं, जिनसे कुछ बीजेपी को सहारा मिलता है, वो है बीएसपी के अपने प्रभाव से, कि बीएसपी कितना प्रदर्शन अपना बेहतर या खराब करती है। तो बीएसपी बहुत कमजोर हो रही है। हालांकि इधर वो सक्रिय हुई है और कोशिश कर रही है कि आजम खान उसके पलड़े में आ जाए। ऐसी खबरें बहुत सारी हैं, क्योंकि आजम खान बहुत सारे मुकदमों में उलझाए गए हैं। वो और उनका परिवार अपने लिए राहत चाहता है, तो शायद बीएसपी के रास्ते से उनको राहत का कोई वो प्रतीक दिखता हो। ये एक चीज हवा में है। लेकिन जहां तक इन समुदायों की बात है, पिछड़ी जातियों में, दलितों में और अल्पसंख्यकों में, उनमें वर्तमान सत्ता के प्रति जो गुस्सा है वो लगातार घनत्व पा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं
जिनमें दलों के भीतर भी, जैसे अभी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनमें हमारे सुल्तानपुर जिले में एक समाजवादी पार्टी के पहले विधायक रह चुके लेकिन एक ब्राह्मण नेता जो है, उनसे और यादव समाज से वहां पूरा भयानक झगड़ा हो रहा है। इसके पहले आपने इटावा की घटना देखी ही थी, ब्राह्मण समाज और यादव समाज से एक विषय पर बहुत विवाद हो गया था, जिसमें तरह तरह की बातें हैं राजपूतों को लेकर और ठाकुरों को लेकर। तो वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में ये आरोप खुद सवर्णों के ही दूसरे ग्रुपों से आते हैं कि सब ठाकुरवाद चल रहा है, सारे थाने सारे जिले जो है दे दिए गए हैं राजपूतों को, ठाकुरों को। इस तरह की बातें। और बहुत सी एक घटना आगरा वाली हुई ही थी, जिसमें एक दलित सांसद जो सपा के थे, उनसे और करणी सेना का वो विवाद हुआ था, आपको याद होगा। ये सब चीजें मिलजुल के जो राजनीतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण निर्मित कर रही हैं, उसमें बीजेपी के पास अब एक ही हथियार बच रहा है, वो जो है, जो वो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं, वो उसको कर रहे हैं। उसमें उनको जो मिल सकता है मैक्सिमम, मेरा ख्याल है वो उनके पास है, वो है कि सवर्ण वोट चाहे नाराज हो चाहे खुश हो, उन्हीं को वोट देगा। लेकिन इसी की प्रतिक्रिया में बाकी समाजों में राजनीतिक चेतना विपरीत जा रही है उनके। और मैं ये देख रहा हूं कि उन ऐसे सेक्शंस में भी, जैसे लोध राजपूत है, जैसे पश्चिम में गंगवार वगैरह है, इन सब में भी अब धीरे धीरे सामाजिक न्याय से जुड़े सवाल जो है बड़े हो रहे हैं। रोजगार की बड़ी समस्या है। एमएसएमई के तबाह होने से आर्थिक विकास जो मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग में और किसान वर्ग में होता है, वो हो नहीं पा रहा है, बल्कि उसमें कठिनाई है। और इस सब को कांवड़ यात्रा से या अन्य चीजों से आप कह सकते हैं जो बहलाने या दूसरी ओर केंद्रित करने की जो बीजेपी की अपनी कोशिशें हैं, वो उतनी कामयाब अब होती मुझे नहीं लग रही है। और मुझे लगता है कि जो 24 में जो कुछ जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ था लोकसभा में, वो उत्तर प्रदेश में 27 तक जाते जाते और घनत्व पालेगा। मैं इसे थोड़ा सा और अंडरलाइन कर रहा हूं कि अपने दर्शकों को बता दें कि मुसलमान वोट जो है उत्तर प्रदेश में, अल्पसंख्यक वोट, वो तो एक तरफा 2024 में इंडिया गठबंधन को गया था। यादव वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को गया था, ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन गैर यादव ओबीसी में बंटवारा था, वो तकरीबन आधा आधा गया था इंडिया गठबंधन को और एनडीए गठबंधन को, यानी बीजेपी को। तो क्या शीतल जी आप ये कह रहे हैं कि जो गैर यादव ओबीसी है, इसमें भी पिछले बीते महीनों के अंदर एक लामबंदी टुवर्ड्स पीडीए की तरफ हुई है, या बीजेपी से विमुख हुए हैं? जरूर ऐसा कुछ मूवमेंट उधर दिख रहा है। मैंने जैसे बताया, उसके कारण रोजगार से जुड़े हुए हैं। लोग देख रहे हैं कि उनको इसके बावजूद कि रिजर्वेशन वगैरह है, लेकिन रोजगार ही नहीं है कहीं। और जो उनके बच्चे निकल रहे हैं, वो सामाजिक विद्वेष बढ़ ही रहा है समाज में, चूंकि लोग खाली ज्यादा है, तो उसमें उनको ये गुस्सा आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि अभी एक अध्यापक ने एक कविता पढ़ी, वो गंगवार साहब है। गंगवार समाज को और लोधी समाज को माना जाता है कि बीजेपी के साथ रहे हैं, जैसे दलितों में वाल्मीकि वगैरह को माना जाता है। लेकिन अब एक गंगवार, और उनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो पहले एबीवीपी से जुड़े रहे थे, लेकिन अब वो कविता पढ़ रहे हैं कि आप कांवड़ न निकालिए, शिक्षा लीजिए। तो ये जो चीज है, ये वो बता रही कि एक दूसरी चेतना इन सब समाजों में भीतर भीतर पनप रही है। और दूसरे जो दल जो पिछड़ी जातियों में से हैं और इनके साथ है, बीजेपी के साथ, जैसे राजभर की पार्टी है, मल्लाहों की, निषाद लोगों की पार्टी है, और जैसे ये कुर्मी समाज की पार्टी अपना दल है, इन सब में आप देखिए सब में टूटन हो रही है। इन सब के तमाम लोग इन लोगों के खिलाफ हो गए हैं, जो लोग बीजेपी से मिलकर सरकार में है, क्योंकि नीचे समाज में चीजें चेंज होती नजर आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक बीजेपी के सहयोगी दल के पिछड़ी जाति के उनके एक विधायक जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि 24 में जिस तरह से चीजें घनीभूत हुई थी सामाजिक न्याय के पक्ष में, आप तो बीजेपी के साथ हैं, आप उस समाज से आते हैं, आपका क्या अनुभव है? क्या वो पीछे गई हैं या आगे बढ़ी हैं? किसकी तरफ जा रही हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, इस सरकार के विरुद्ध चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं। तो ये देखिए स्वीकारोक्ति है समाज में नीचे, जो मेरा आकलन है, ये गलत या सही हो सकता है, आदमी का निजी अनुभव होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीजें इस दिशा में जा रही। तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि एक ओबीसी का चेहरा है, गैर यादव ओबीसी का चेहरा है बीजेपी के पास, संगठन के आदमी है, पुराना प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच में बीजेपी उन्हें बड़ा पद देकर एक क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकती है?
अखिलेश यादव के सामने एक चुनौती पेश कर सकती है? ऐसे में तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुफीद स्थिति बनती है। मुझे ये बहुत पुष्ट तो नहीं, अपुष्ट जानकारी है कि वो ऐसा करना चाहती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का जो चुनाव होना है, जो तय होना है आरएसएस के साथ, वो तय करने के क्रम में 2-3 मुख्यमंत्रियों को भी रिप्लेस करने की बात है। और उसमें उत्तर प्रदेश उनके उसमें एजेंडे में न हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरे पास बहुत कंफर्म सूचना नहीं है, अपुष्ट सूचना है, इसलिए मैं इस राइडर के साथ इस बात को आपसे शेयर कर रहा हूं। एक बात और कि अगर इसी का सप्लीमेंट्री सवाल है, इसी मुद्दे का, फिर हम अगले मुद्दे पर जाएंगे कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाती है बीजेपी, तो क्या सीएम जीतने की सूरत में मुख्यमंत्री के 2 दावेदार नहीं हो जाएंगे? क्योंकि डेप्यूटी सीएम वो पहले ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पहले ही रह चुके हैं, यानी वो या उनका समाज या उनके समर्थक पार्टी से ये सवाल करेंगे ना कि भाई आगे क्या, आप बना रहे हैं उन्हें, उनकी संगठनात्मक खूबियों का फायदा चुनाव में उठाना चाहते हैं, लेकिन बदले में क्या? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बीजेपी स्पष्ट रूप से उनको ये कह के नहीं लाएगी तो बहुत लाभ नहीं ले पाएगी। स्पष्ट रूप से कहने के बावजूद लाभ ले पाएगी, ये भी कठिन सवाल। लेकिन अगर इसको घालमेल में रखेगी तो उनको चाहे बना भी दे तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो तभी पड़ेगा जब वो मुख्यमंत्री के रूप में उनको लेके आती है और अगला मुख्यमंत्री बनाने का उनको दावेदार भी बताती है, जैसा उसने हरियाणा में किया था सैनी साहब के मामले। तो जब उसने उनको, जो इसके पहले जो थे खट्टर साहब, उनको हटाया और सैनी साहब को लाए और कहा यही रहेंगे, तो वो हरियाणा में प्रयोग उनको फायदा दे गया। ऐसी कोई परिस्थिति बनाने की कोशिश करेंगे तो स्थितियां इससे बेहतर होंगी जैसी आज। ये काफी है कि बीजेपी को स्पष्टता के साथ अपना ये कदम उठाना पड़ेगा और वो स्पष्टता केशव प्रसाद मौर्य के आने वाले राजनीतिक भविष्य को लेकर होगी। एक जी थोड़ी सी बात फिर, स्पष्टता के बावजूद इस समय बीजेपी को सवर्णों की पार्टी मानने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है और समाज में ऐसी घटने वाली घटनाएं हैं जो इस चीज को बल दे रही हैं। क्योंकि देश भर में ये जो छुआछूत वगैरह के सवाल हैं, बहुत सारे प्रवचनकारी हो गए हैं, वो सब लोग स्थापना करना चाहते हैं मनुवाद और जातिवाद की। इससे सबसे पिछड़ी और दलित समाजों में अब शिक्षा की चेतना पहुंची है और दलित समाज में तो खास कर ये चेतना है और वो तो बहुत सारे बड़े सवाल पैदा करते हैं। पिछड़ी जातियों में भी ये सब सवाल अब बड़े हो रहे हैं। आप देखिए, हाल में ही एक इसी तरह के प्रवचनकारी के साथ अखिलेश जी की मुलाकात इन दिनों वायरल है और उस मुलाकात में जैसे ही उन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें शूद्र शब्द जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, तो अखिलेश ने उसका तत्काल प्रतिवाद किया। अब राजनीति भी दूसरे रंग ले रही है। एक और है जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, एक और उसके खिलाफ सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स है और तीसरा कोई रास्ता नहीं। यही 2 चीजें हैं जो राजनीति में उन्होंने प्रथम पंक्ति हासिल कर ली है और ये चीजें लगातार बढ़ रही। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस वीडियो की बात अभी शीतल जी ने की, वो वीडियो हमारी जानकारी के मुताबिक काफी पुराना है, लेकिन फिर भी जो वीडियो का कंटेंट है वो तो अपनी जगह आज भी मौजूद है। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने पिछले दिनों ये कहा था कि बीजेपी मेरे खिलाफ जितनी चीजें प्लांट करेगी मैं उतना ही पीडीए वादी होता जाऊंगा। ये पीडीए वादी मतलब पीडीए को वो इतना ज्यादा अंडरलाइन कर रहे हैं जिसे कहते हैं कि इसके अंदर अखिलेश को अपना जिसे कहते हैं कि ये एक हथियार है जिससे मैं बीजेपी को परास्त कर सकता हूं, ये उन्हें यकीन हो चला है। देखिए, नीचे से गर्मी इसी तरह की आ रही है ना, जैसा मैंने बताया कि समाज में ये सब चीजें हो रही हैं और ये सब अपने आप वो चीज लेके आ रही, तो उनके नेता को उससे विमुख रहने की शक्ति नहीं है। दूसरे आप देख रहे हैं इसका प्रभाव जो है सरकार भी महसूस कर रही है। राहुल गांधी इस सवाल को बड़ा करते हुए आए कि जाति जनगणना होनी चाहिए। संसद में उन्होंने दहाड़ा भी कि हम इसी संसद में इसी सरकार से जाति जनगणना का ऐलान करवा के मानेंगे, और वो हुआ। सरकार ने घुटने टेके, ठीक है, उस पर कुछ नहीं अभी तक किया, लेकिन स्वीकार किया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो ये जो सामाजिक दबाव है नीचे से जो राजनीति में परिवर्तित होता है,
वो राजनेताओं की भाषा में, आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन लाता रहता है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये आप जो बता रहे हैं, ये उसी का प्रतिरूप है। एक एक बात और शीतल जी की, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार उनका इन तमाम चीजें जो आपने कही जो कि नजर आ रही हैं, जो कि 2024 के चुनाव में नतीजों की शक्ल में सामने आ चुकी हैं, इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर ही टिके रहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि वहां पूर्वांचल में राजा भोज की मूर्ति के मौके पर वो राजा भोज वर्सेस गाजी मसूद करते हुए नजर आए, या फिर वो छांगुर बाबा टाइप के कोई मामले होते हैं धर्म परिवर्तन के आरोपों के साथ, तो वहां वो कहते जल्लाद जो है, ऐसे जल्लाद जो हिंदू बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो है उनके वो इसी एजेंडे पर रहेंगे इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद, आपको क्या लगता है? देखिए, उनकी सफलता का आधार यही रहा है। अब तक उनको जो भी सफलता मिली है इसी आधार से मिली है। कोई विकल्प उनके पास है नहीं। कोई उन्होंने विकास में ऐसी चीज की नहीं है सिवाय इसके कि केंद्रीय सहायता उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी बात नहीं जिसको उल्लेखनीय कहा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बंद वो करने जा रहे हैं। बिजली की दर, बिजली के मामले में वो प्राइवेटाइजेशन की ओर उनकी सरकार बढ़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो जहां था वैसे ही का वैसा ही है, कोई ऐसी नई बात हुई नहीं है। कुछ नए रोड बना देना और उस पर टैक्स बढ़ा लेना, हर चीज के दाम वाम बढ़ ही रहे हैं। रोजगार की कोई समस्या हल नहीं हुई है। जो रोजगार जहां आए थे उनमें सब में विवाद थे, विवाद हैं। ये सही है कि उनकी सरकार उस तरह से करप्ट नहीं रही है उनके खुद के मामले में, लेकिन ओवरऑल भ्रष्टाचार की जहां तक बात है वो पहले से बहुत गुना बढ़ चुका है। समाज में एकदम अस्त व्यस्तता हो गई है। आप मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुअर है। क्राइम बिल्कुल नहीं कंट्रोल्ड है। वो ठीक है, आपने कुछ मुसलमान माफियाओं को मार दिया या उनकी मृत्यु हो गई या उन पर कार्रवाई हो गई, वो अलग चीज है। लेकिन तमाम उनकी जाति के माफिया जो हैं जगह जगह वो प्रफुल्लित पल्लवित हो रहे हैं, स्वागत हो रहा है उनका। समाज ये भी तो देखता है। और आप अगर किसी दूसरों के साथ आप कानून का पालन करते हैं और अपने साथ नहीं करते, तो वो सब चीजें भी चर्चा में लगातार हैं। और वो लगातार राजनीतिक चर्चा में बदल रही हैं, बदलती गई हैं। बल्कि उन्होंने नीचे सामाजिक ध्रुवीकरण को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कारक भी है वो, कि उनके इस सब करने से जो बीजेपी को समर्थन मिलता है, लेकिन उनके बाकी सब करने से बीजेपी को विरोध भी मिलता है। तीसरे, जो मोदी जी का फैक्टर था, वो फैक्टर सिंदूर कांड के बाद उसको एक झटका लगा है बहुत तेज। ये सही है कि प्रचार पर असर, कब्जा होने के और बहुत संगठित ताकत होने के नाते, बहुत बड़ा संगठन होने के नाते, आरएसएस के नाते बीजेपी काफी हद तक उससे बचने की कोशिश करती हुई मिली है। लेकिन वो झटका लोगों के दिल में अंकित हो चुका है कि हम जो मोदी जी को समझते थे वो मोदी जी वो चीज नहीं है। और बहुत से मामलों में वो दरअसल अमेरिका वगैरह के दबाव में आते हैं। ये बात लोगों में है। नहीं, बिल्कुल। एक बात हालांकि जिसका जिक्र हमने पहले किया, लेकिन मैं फिर भी उसे एक अलायदा सवाल के तौर पर आपसे पूछना चाहता हूं कि कांवड़ यात्रा पर कविता पढ़ने वाले बरेली के एक स्कूली शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। आप इसे कैसे देखते हैं? ये उसी तरह का ब्लंडर है। मैंने जैसा आपको बताया कि लोध राजपूत और गंगवार्स, ये दो समुदाय थे जो बीजेपी के साथ बहुत ताकतवर तरीके से लगातार रहे हैं। लेकिन अगर अब इनमें भी सामाजिक न्याय के सवाल और इस तरह के सवाल बड़े हो रहे हैं, तो आप संकेत इससे पढ़ सकते हैं कि बात कहां तक जा रही है और कहां कहां जा रही है। ये इसमें एक संकेत छुपा हुआ है, जिसको समझना है उसके लिए इसमें साफ अक्षर लिखे हुए हैं। खुद को एबीवीपी का पुराना कार्यकर्ता बताने के बाद भी वो जो शिक्षक है वो फांसीवादी सरकार है और तमाम मतलब आग बबूला है सरकार पर, तो वो तो एक तरीके से इनडायरेक्टली बीजेपी पर ही निशाना है। नहीं, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर में हंगामा हो रहा है। अभी उड़ीसा में एक छात्रा ने उसको, एचओडी जो था उससे सेक्स की डिमांड कर रहा था, उसमें उसकी कितनी बेदर्द डेथ हुई है। वो भी एबीवीपी की मेंबर थी। तो अब एबीवीपी या आरएसएस जुड़े होना या बीजेपी के सदस्य होना शर्त नहीं है। शर्त जो है, जो
आर्थिक सामाजिक सवाल हैं जो बड़े हो गए हैं, उन्होंने अब पुराने इस रिश्ते को तोड़ दिया है और लोग सच्चाइयों के सामने नतमस्तक हैं। एक बात और कि ये जो बरेली के शिक्षक का मामला है, रजनीश गंगवार, इसको लेकर अखिलेश यादव ने पिछले कुछ घंटों में 2 ट्वीट किए हैं, लगातार समर्थन में ट्वीट किए हैं। तो क्या अखिलेश यादव को ये खतरा नहीं लगता है कि इस विवाद को कांवड़ यात्रा का अपमान समझने वाले हिंदू उनके खिलाफ हो जाएंगे अगर वो उस टीचर का समर्थन करते हैं? अब अखिलेश जी को ये धीरे धीरे नहीं, काफी नीचे से शिक्षा मिलती जा रही है कि वो ढुलमुल जो उनका एटीट्यूड रहा है दोनों तरफ वाला, वो आज की राजनीति का सच्चा प्रतिबिंब नहीं है। और समय ने उनको शिक्षा दी है कि उनको सामाजिक न्याय के सवालों को ज्यादा जोर से और हर सवाल पर, हर मुद्दे पर ज्यादा जोर से सामने आना पड़ेगा। और पोंगा पंथ और ये जो धार्मिकता है और जो हमारा सांस्कृतिक वातावरण है, इसके आगे सरेंडर करना उनको कहीं नहीं पहुंचाएगा। और वो जानते हैं कि वो चाहे जितनी कसरत कर लें, चाहे जितनी काबिलियत दिखा लें, चाहे जितना वो अपने जाके कुंभ में नहा लें, सवर्ण उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, न उनके काम को न उनके नाम को। तो ये चीज उनके सामने हर जगह से स्पष्ट होती जा रही है धीरे धीरे। और नीचे समाज का बहुत दबाव है उन पर अब उन सवालों को बड़ा करने का, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा। नहीं तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि आज की जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में है, राजनीतिक परिस्थितियां, वो तथाकथित स्वर्ण जाति वर्सेस बाकी सब हो गया है। अब उसमें कोई बारीक सेग्रीगेशन पॉकेट्स में होगा, लेकिन मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी यानी स्वर्ण वर्सेस बाकी सब है, और वो जो 2 धड़े हैं वो एनडीए और इंडिया गठबंधन में बटे हुए हैं। मोटा मोटी तौर पर ये कह सकते हैं, लेकिन अभी भी पिछड़ी जातियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और दलित समाज का भी एक हिस्सा है जो अपने हिंदुत्ववादी प्रभाव में है, जो कि सांस्कृतिक वातावरण पर अभी हिंदुत्ववाद का ही कब्जा है। हमारे तीज त्योहार उन्हीं के हाथ में है, धर्म चलाने की जो व्यवस्था है, मंदिर है, अन्य है, इन पर उनका वो है। और नौकरियों और अन्य मीडिया में भी सब जगह चूंकि उनकी बहुतायत है, तो अभी सामाजिक विमर्श में वो ज्यादा दिखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नंबर बहुत बड़ा है और उसमें अगर छीजन शुरू हो गई है तो आज नहीं तो कल ये चीजें इतना आसान नहीं रह जाएंगी बीजेपी के लिए जितना आसान पहले थी। मैं इसी के क्रम में एक बस आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव, एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो अक्सर जिन्हें हम चर्चाओं में देखते हैं, मेरे साथ एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, इटावा कांड के बाद उन्होंने मेरे साथ एक कार्यक्रम में कहा था कि ये जो दलित समुदाय के लोग या ओबीसी समुदाय के लोग जो धर्म की पालकी ढोते हैं और आखिर में वोटिंग के टाइम पे बीजेपी को वोट दे देते हैं, तो इटावा कांड जैसे वाकयों से उन्हें सबक मिलेगा या उन्हें सबक लेना चाहिए। वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। इटावा कांड ने ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, ईंधन का काम किया है अखिलेश और कांग्रेस के जो ग्रुपिंग है, सोशल ग्रुपिंग, उसके पक्ष में। ये सच है। शीतल जी, पूरे इस राजनीतिक माहौल पर उत्तर प्रदेश के जो लगातार गर्म हो रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उस पर आपका ये नजरिया और उसकी एक साफ तस्वीर हमारे और हमारे दर्शकों के सामने पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए दोस्तों, नमस्कार।